हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है उस पर लगने वाले टॉर्क के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो लेट इट इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and it is an electric dipole. That is an electric dipole plus q charge minus q charge. डाइपोल की लेंथ 2a है। लेंथ ऑफ डाइपोल फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस 2a है and it is making angle theta and electric field is vector E volt per meter। अब इसके प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे। प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स वेक्टर F1 प्लस क्यू इंटू वेक्टर E यानी ये 100 होगा, और माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स वेक्टर F2 इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू वेक्टर E, वो लेफ़्ट साइड में होगा और इस पर राइट साइड में इस पर फोर्स लगेगा प्लस क्यू पर माइनस क्यू पर। अब हम ये नोट कर रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी सिंगल बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं। इनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस आर अपोजिट। इन दिस केस ए स्पेशल नेम इज गिवन टू टॉर्क, दैट इज़ द कपल ऑफ फोर्स और कपल ओनली। तो टॉर्क और कपल, टॉर्क और कपल, उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम इस टाइप से देते हैं टो। टॉर्क इज शोन बाय टाउ। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इनकी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो वी हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स करेक्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है जो इस लाइन के अलॉन्ग है, और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। इट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर F1, इट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स वेक्टर F2। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेट इट बी बी पॉइंट और इट बी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ए पॉइंट है, इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक पॉइंट पर कट करेगा। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और लेट ये M पॉइंट है। दिस पॉइंट इज शोन बाय M। अब देखना मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है QE है, इसका प्लस Q इंटू वेक्टर E, इसका माइनस Q इंटू वेक्टर E। तो प्लस और माइनस तो इसकी डायरेक्शंस बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड आर सेम, F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ। F2 दैट इज Q इंटू E। तो Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ हमको लिखनी है, दैट इज BM। अब देखना ये एंगल अगर थीटा है तो चूंकि ये वाली लाइन ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा।
ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ साइन थीटा, इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से आप साइन थीटा ले सकते हैं। साइन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट इज बी एम, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए बी जो कि 2a है, तो इम्प्लाइज बी एम इक्वस टू 2a साइन थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, बी एम इक्वस टू 2a साइन थीटा, तो इट इज़ क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। नाउ q इंटू 2a दैट इज p, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p e साइन थीटा। तो टॉर्क और कपल is given by P E sin theta. P is a vector quantity, E is also a vector quantity, and theta is the angle between vector P and E. Vector P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, और इन्हीं डायरेक्शंस वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का एंगल है। तो हमें जो हमारे दिमाग में एक आइडिया था, और हमको पहले ही पता है टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा, साइन थीटा लिखा हुआ, उसमें थीटा एंगल बिटवीन P एंड वेक्टर E है। तो इट मीन्स हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं एज ए इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। अब इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन, तो टॉर्क क्लास 11th में हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में कि टॉर्क की डायरेक्शन जो होती है, ऑब्जेक्ट पे जो टॉर्क लगता है वो उसको जिस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है या रोटेट करता है, वो डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन होती है। और टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। जिस प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है, उस प्लेन के ऊपर इस हाथ को रखना है, और उंगलियों की कर्लिंग उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट उस टॉर्क के कारण रोटेट होने की टेंडेंसी रखती है या रोटेट होती है। तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इन दिस केस, अगर मैं इस बोर्ड के प्लेन के ऊपर मेरा ये वाला हाथ रखता हूँ, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द टॉर्क एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क वर्क कर रहा है, उसके कारण आपका ये डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट होने की टेंडेंसी रखता है। इट टेंड्स टू कम इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई। तो इट मीन्स इस प्लेन के ऊपर अगर मेरे इस हाथ को रखूँ, ये वाला पोर्शन अज्यूम करूँ मैं जैसे बोर्ड के पीछे चला जाता हूँ, और मैं इस प्लेन के ऊपर रख देता हूँ, और उंगलियों की कर्लिंग इसके रोटेट होने की डायरेक्शन में अगर रखूँ, अगर है जो मैं इसको अगर रिलीज़ कर दिया जाए, इसको फ्री कर दिया जाए, तो वो इस डायरेक्शन में टर्न करेगा। तो फिर उंगलियों की कर्लिंग अगर मैं इस डायरेक्शन में रखता हूँ, तो अंगूठे की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ थंब, इट इज़ डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन दिस केस। और द सेम रूल कैन बी शोन बाय वेक्टर P क्रॉस E. So the direction of electric dipole in this case is torque equals to P क्रॉस E। अगर हमें जो P से E की ओर राइट हैंड स्क्रू को रोटेट करें, इट इज़ द राइट हैंड स्क्रू रूल ऑल्सो गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल ऑल्सो, कि अगर हम P से E की ओर किसी राइट हैंड स्क्रू को P प्लेन के परपेंडिकुलर रखते हुए, पी ई प्लेन, ऐसा प्लेन जिसमें वेक्टर P और वेक्टर E दोनों हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड स्क्रू, दैट इज़ द स्क्रू ड्राइवर, उसको रखते हुए अगर हम इसको रोटेट करें P से E की ओर, फ्रॉम P टू E बाय स्मॉलर एंगल, P और E के बीच में जो स्मॉलर एंगल है, तो देखो वेक्टर P इस डायरेक्शन में, E इस डायरेक्शन में, इनके बीच का स्मॉलर एंगल ये है, ये वाला एंगल तो बिगर एंगल है, इट इज़ द बिगर, इट इज़ ग्रेटर देन 90। तो हमको रोटेट करना है बाय स्मॉलर एंगल राइट हैंड स्क्रू को P से E की ओर। तो मैंने इसको खड़ा कर दिया, और P से E की ओर अगर मैं रोटेट करता हूँ, तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम P टू E। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मेरा राइट हैंड स्क्रू जो है, वो है जो बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर ट्रेवल कर रहा है। देखो ये इतना सा बाहर रहा है, जबकि स्टार्टिंग में इतना था। अब मैंने इसको P से E की ओर रोटेट किया बाय स्मॉलर एंगल, कीपिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर E। तो वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ मूविंग
डायरेक्ट मूविंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। अगर मैं पी ई प्लेन को बोर्ड का प्लेन मानूँ, बोर्ड के प्लेन में ही वेक्टर पी एंड वेक्टर ई है, तो इस कंडीशन में ये अंदर की ओर मूव कर रहा है। ये देखिए आप, इसकी टिप जो है ऑलमोस्ट थोड़ी सी बाहर की ओर प्रोजेक्टेड है, अदरवाइज it has been moved into the plane of board. So direction of torque is given by P cross E, और इस रूल से भी इसकी डायरेक्शन है जो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड ही आती है। अब इसके हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। सम स्पेशल एंगल्स, और उन एंगल्स के ऊपर है जो टॉर्क की क्या वैल्यू होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय पी ई साइन 0, पी ई साइन थीटा, थीटा के जगह हम 0 पुट करेंगे तो इट इज़ 0। इसका मतलब टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0 इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर ई इज सेम। वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल है, यानी वेक्टर पी और वेक्टर ई की डायरेक्शंस अगर सेम है, जैसे ये केस इस टाइप से बनता है, इट इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वेक्टर पी की डायरेक्शन ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और वेक्टर ई की डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा इज 0। तो इस केस में टॉर्क इस पे 0 होगा। और ये वाली पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। डाइपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन रोटेटिंग डाइपोल जब फाइंड करेंगे, तब उस समय हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, कि अगर मैं जो इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, जैसे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ बाय स्मॉलर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इट इज द स्मॉल थीटा, तो इस केस में इसके ऊपर जो टॉर्क वर्क करेगा, तो वो टॉर्क है जो इसको अगेन है जो इसको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। अगर हम जो इस डाइपोल को रिलीज कर दें, तो द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई। और अगर मैं जो इसको स्लाइटली है जो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर देता हूँ, क्लॉकवाइज सेंस में, तो अगेन एंगल इज थीटा। और अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, तो ये अगेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल अलाइन द गिवन डाइपोल अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई। मतलब मेरे को रिलीज करते ही ये अगेन है जो वापस फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसका मतलब इफ डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉलर एंगल either in clockwise sense or in anti-clockwise sense, the torque acting on the given dipole will tend to bring it back in the direction of vector E. That's why it is known as stable equilibrium. और stable equilibrium को define करने का एक तरीका और है कि stable equilibrium किसको बोलेंगे, कि stable equilibrium हम उस पोजीशन को बोलते हैं डाइपोल की, उस पोजीशन को जब उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो आगे चल के हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल नेक्स्ट चैप्टर में डिराइव करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, अलाइनमेंट से रिलेटेड हम है जो एक स्पेशल टाइप की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं अगले वाले चैप्टर में, दैट इज रिलेटेड टू द अलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, तो दैट इज यू थीटा। इट इज गिवन बाय वेक्टर पी डॉट ई। अब सिंस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इट मीन्स इट इज माइनस पी ई कॉस 0, दैट इज माइनस पी ई, और इट इज द मिनिमम, इट हैज़ द मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस केस में है,
जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। उस कंडीशन में अगर डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक टॉर्क वर्क करने लगता है वो उसको अगेन उसी सिचुएशन में ले आता है या उसी पोजीशन में ले आता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के पैरेलल वाली पोजीशन है, जो उसकी अर्लियर स्टेज है। तो उस कंडीशन में तो इट इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस केस में जो उसके ऊपर टॉर्क है जो 0 वर्क करेगा। नाउ वी टेक केस नंबर 2। केस 2, if theta equals to 180, angle between vector P and vector E। इस केस में टॉर्क हो जाएगा उसके ऊपर पी ई साइन 180। अगेन टॉर्क इक्वल्स टू 0, साइन 180 इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई टॉर्क इक्वल्स टू 0। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है उस केस में डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाता है। डाइपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है हम चेक करते हैं। लेट इट इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस बार माइनस क्यू इस और है और इट इज द प्लस क्यू। अब हम देख रहे हैं वेक्टर पी की डायरेक्शन ये है इस बार, वेक्टर पी, और वेक्टर ई की डायरेक्शन है जो इस और है, तो थीटा इज 180। अब इस केस में है जो अगर है जो ये इसी पोजीशन में बना रहे, इसमें बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो, तो फिर उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 है और ये इसी पोजीशन के अंदर बना रहेगा। लेकिन इफ़ इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, लेट है जो आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हो, लेट ये डाइपोल बाय स्मॉलर एंगल थीटा से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिस्प्लेस हो जाता है। अब है जो ध्यान रखना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिस्प्लेस हुआ बाय स्मॉलर एंगल थीटा, तो इस कंडीशन में इस वाले माइनस क्यू चार्ज चूँकि यहाँ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा माइनस क्यू इंटू वैक्टर ई, यानी अलोंग दिस डायरेक्शन, और इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा प्लस क्यू इंटू वैक्टर ई, यानी माइनस क्यू इंटू वैक्टर ई ड्यू लेफ्ट एंड प्लस क्यू इंटू वैक्टर ई ड्यू राइट। अब इस केस के अंदर ये वाला है जो टॉर्क जो वर्क कर रहा है इसके ऊपर, या जो कपल वर्क कर रहा है, ये इसको है जो इस डायरेक्शन में रोटेट होने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब ये इसको ऐसे घुमा के ऐसे लाएगा, मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में घुमा के और इस डायरेक्शन में सेट कर देगा, यानी प्रीवियस वाली पोजीशन में उसको लेके नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब बैक उसी पोजीशन में वो रिटर्न होकर नहीं आता इफ़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। इसी टाइप से अगर मैं इसको थोड़ा सा है जो इस डायरेक्शन में है जो इसको रोटेट कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली पोजीशन इट इज़ द प्लस क्यू, इट इज़ माइनस क्यू। अगर हम है जो इसको रोटेट कर दें इस डायरेक्शन में स्लाइटली, बहुत स्लाइट रोटेशन देना है आपको थीटा एंगल से, क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, और ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। आपने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, यानी क्लॉकवाइज सेंस में, आपने इसको क्लॉकवाइज सेंस में, इट इज़ द स्मॉलर एंगल थीटा। अब इस कंडीशन में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा माइनस क्यू इंटू वैक्टर ई ड्यू लेफ्ट, और इसके ऊपर जो फोर्स हो जाएगा वो प्लस क्यू इंटू वैक्टर ई। अब इस वाले दोनों फोर्सेस की वजह से जो कपल बनेगा वो इसको इस डायरेक्शन में घुमा देगा, वो इसको वापस ब्रिंग बैक नहीं लाएगा। मतलब ये डाइपोल वापस पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगा इस वाली पोजीशन में, बल्कि ये इसको घुमा के ऐसे घुमा देगा।
तो इट इज़ द अनस्टेबल पोजीशन, यानी इफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जैसा वो था पहले वाली पोजीशन के अंदर नहीं गया था। इट इज़ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस केस के अंदर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं, इफ वी डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू थीटा इस केस में दैट इज माइनस पी ई कॉस 180, और हमको पता है कॉस 180 माइनस 1, कॉस 180 माइनस 1, तो दैट इज प्लस पी। और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम है, तो जिस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जब होती है तो डाइपोल है जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो डाइपोल है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम ये नोट कर रहे हैं कि इसकी है जो अलाइनमेंट से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी जो बन रही है वो इस केस में कब, जब थीटा 180 हो, उस केस में मैक्सिमम है, दैट्स वाई इट इज इन सेट टू बी अनस्टेबल। एंड इफ डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो ओरिजिनल पहले वाली सिचुएशन में नहीं आएगा। तो इट इज़ द केस 2। नाउ केस 3, केस 3, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, इस कंडीशन में टॉर्क इज मैक्सिमम पी ई साइन 90, चूंकि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 है और वो 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब टॉर्क इस केस में मैक्सिमम होगा। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन डाइपोल, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब है जो आप चाहें तो इससे जो पी ई साइन 90 ये वाला जो फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा, उससे हम चाहे तो टॉर्क की एक न्यू डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक न्यू डेफिनेशन हम दे सकते हैं उस पर लगने वाले टॉर्क की टर्म में। इफ़ ई इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर and theta equals to 90, then torque equals to P. It means electric dipole moment is equals to the torque acting on electric dipole if it is placed perpendicular to the electric field in electric field of magnitude 1 volt per meter, in uniform electric field of magnitude 1 volt per meter। इसका मतलब ये है कि अगर एक है जो 1 वोल्ट पर मीटर यानी यूनिट मैग्नीट्यूड का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते वाली डायरेक्शन में रख दिया जाए तो उस पर जो टॉर्क वर्क करता है दैट्स ऑल्सो इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is equals to the torque acting on dipole when it is held perpendicular to uniform electric field, uniform electric field of magnitude unit 1 वोल्ट पर मीटर, यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली प्लेस कर दें और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट पर मीटर है यानी इट हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क की जो उस समय जो टॉर्क की लगता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल्स होगी उस केस में। तो ये इस टाइप से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अब हम जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेव, उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, टॉर्क कितना लगता है, उसका डिस्कस
करेंगे हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन फॉर्म फील्ड, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस केस में उसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स है या नहीं है, या फिर उसके ऊपर टॉर्क है, जीरो है या नॉन ज़ीरो है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम जो एक केस लेते हैं, लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो, इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। और इसके बाद एक डाइपोल जो पड़ा हुआ है उसके अंदर है जो माइनस क्यू चार्ज इस और प्लस क्यू चार्ज इस और, यानी इट इज़ पैरेलल टू वेक्टर ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इस डायरेक्शन में ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें वेक्टर पी की डायरेक्शन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इस डायरेक्शन के अलोंग है। इसका मतलब वेक्टर ई और वेक्टर पी वो सेम डायरेक्शन में है। अब है जो हम डिस्कस करते हैं, और मैं एक सिचुएशन और लेता हूँ इसके अंदर, लेट डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी यही है, फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म एंड फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो लेट इस पोजीशन के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं E1 लेता हूँ, तो इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा Q इंटू वैक्टर E1, इट इज़ F1। और माइनस क्यू चार्ज की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेट में वैक्टर E2 लेता हूँ, तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा F2 इक्वस टू माइनस क्यू इंटू वैक्टर E2। चूँकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस और है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स इस और वर्क करेगा ड्यू राइटवर्ड्स, और ये वाला फोर्स ड्यू लेफ्टवर्ड। नेट फोर्स वेक्टर F दैट इज F1 प्लस F2। नाउ F1 प्लस Q वेक्टर E1 माइनस Q वेक्टर E2। अब मैं Q को कॉमन लेता हूँ तो दैट इज E1 माइनस E2। अब ये नेट फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि लेफ्ट टू राइट है इस जगह और इस जगह, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज नॉट चेंजिंग, द थिंग विच इज चेंजिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इस पॉइंट पे E1 की वैल्यू ग्रेटर है और इस पॉइंट पे E2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में स्मॉलर है। तो इस केस के अंदर E1 माइनस E2 वो है चेंज जो है वो मैग्नीट्यूड के सेंस में है, ये चेंज मैग्नीट्यूड के सेंस में। तो है जो चूँकि इस केस में द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। एक्चुअल में E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 है जो मैग्नीट्यूड में ग्रेटर है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक फोर्स वर्क करता है। ये वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 और E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सेम नहीं है। इट मीन्स वेक्टर E1 और वेक्टर E2 ये भी सेम नहीं है, और E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से लार्जर है, तो इसका मतलब है जो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स जो है उसके ऊपर इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और ये वाला नेट फोर्स है कि नहीं है। इस वाले केस में ड्यू राइटवर्ड्स
यानी ये जो राइट हैंड साइड के अंदर ये फोर्स वर्क करेगा। अब हम जो टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन दिस केस। टॉर्क टोटल टॉर्क टो लेट मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड करता हूं। लेट इट इज वेक्टर r1 एंड इट इज द पॉइंट O अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क, और ये आपका वेक्टर r2। अब वेक्टर r1 की डायरेक्शन के बीच में और u1 के बीच में θ1 एंगल है, और वेक्टर r2 की डायरेक्शन और वेक्टर f2 की डायरेक्शन के बीच में θ2 एंगल है। अब है जो हम जानते हैं टोटल टॉर्क 1, इस वाले फोर्स के कारण है जो टॉर्क वो हो जाएगा r1 क्रॉस f1, और इस वाले फोर्स के कारण टॉर्क वो हो जाएगा r2 क्रॉस f2। हाँ, r1 क्रॉस f1 और r2 क्रॉस टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क दैट इज r1 क्रॉस f1 प्लस r2 क्रॉस f2। अब इस केस में टोटल टॉर्क तभी जीरो हो सकता है जब या तो ये टर्म जीरो हो और ये टर्म भी जीरो हो और दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हो। ये वाली भी वेक्टर टर्म है, ये वाली भी वेक्टर टर्म है। अगर इसका मैग्नीट्यूड है जो इक्वल है और अगर डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है तो उस केस में टॉर्क इसमें जीरो हो सकता है। तो डायरेक्शन इज़ नो डाउट, इस वाले टॉर्क के कारण डायरेक्शन बनती है, इस वाले फोर्स के कारण डायरेक्शन बनती है r क्रॉस f। r से f की ओर मैं जो स्क्रू को घुमाता हूँ r से f की ओर तो अंदर की ओर जाता है, तो इस वाले टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की ओर बनती है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और इस वाले टॉर्क की डायरेक्शन है जो अपवर्ड्स बनती है। अगर मैं r से f की ओर अगर मैं घुमाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल r की डायरेक्शन ये, f की डायरेक्शन ये, तो ये अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो डायरेक्शंस ऑफ कोर्स अपोजिट टू ईच अदर। बट इन दिस केस f1 इज नॉट इक्वल टू f2, f1 इज नॉट इक्वल टू f2, f1 और f2 के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इस केस में टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में टॉर्क है जो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और फील्ड है जो इस डायरेक्शन के अंदर है जो यूँ मान लें अपन, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है इट मीन्स फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज डिफरेंट from the electric field intensity at this point. That's why vector E1 and vector E2 are not equivalent vectors. That's why vector F1 is not equal to vector F2. So torque is not equal to 0. इस केस में टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क केवल एक केस में जीरो हो सकता है अगर आप सोचें तो, कि अगर मैं जो इस वाली लाइन के ऊपर ये जो वेक्टर P वाली जो डायरेक्शन है, मतलब इस एक्सियल लाइन के ऊपर ये एक्सिस वाली लाइन, अगर इस एक्सिस वाली लाइन के ऊपर मैं इस O पॉइंट को ले लूँ, जैसे ये O पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो इस केस में टॉर्क जीरो हो सकता है। बट इन जनरल द टॉर्क इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसे इस केस के अंदर है जो अगर मैं इस O पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ या इस लाइन के ऊपर कहीं ले लें हम, तो मैं जैसे इस जगह लेके देख रहा हूँ तो r क्रॉस वेक्टर F2, तो इस केस में जो देखना वेक्टर R तो ये R2 तो ये हो जाएगा और F2 ये हो जाएगा वेक्टर F2। तो वेक्टर R क्रॉस F वाले फॉर्मूले के अंदर वेक्टर R2 और वेक्टर F2 के बीच में थीटा 180 है, तो थीटा 180 है, इट मीन्स ये वाला है जो टर्म है हो जाएगी जीरो। और इस वाले फोर्स के कारण टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ तक का है जो एक वेक्टर अगर मैं बनाता हूँ तो इट इज़ द वेक्टर R1, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर R1,
और फोर्स वो उसकी डायरेक्शन इस ओर है, दैट इज वेक्टर F1। तो इस केस में थीटा 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर R1 और वेक्टर F1 इस पॉइंट पर वर्क कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी इधर है, तो थीटा 0, इसका मतलब दिस टर्म इज ऑल्सो 0। सो टोटल टॉर्क in this case is 0 if the point about which the torque is being calculated is on the line which is the axis of the dipole। अगर डाइपोल की एक्सिस पे ही अगर हम कोई पॉइंट ले लें और उसके रेस्पेक्ट में हम टॉर्क फाइंड करें तो टॉर्क 0 हो सकता है, अदरवाइज किसी अदर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी नॉन ज़ीरो, इट विल बी नॉन ज़ीरो। एक केस और हम डिस्कस करते हैं, एक केस और डिस्कस करते हैं। केस 2, लेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज इन प्रीवियस केस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी ओर है, लेकिन इस बार है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग द फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। और इस बार है जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज डाइपोल के इस टाइप से रखे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है जो वेक्टर पी इस ओर है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर है। तो थीटा इक्वल्स टू 180 वाला मैटर है, थीटा 180, एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई, थीटा 180। इट इज़ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आर एंटी पैरेलल इन दिस केस। अब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है, तो इसका मतलब है जो F1 जो फोर्स है वो हो जाएगा Q इंटू वेक्टर E1 लेट, इस और इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा इस ओर, वो हो जाएगा वेक्टर F2 इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू वेक्टर E2, वेक्टर F1 फोर्स Q इंटू वेक्टर E1। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय वेक्टर E1 और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय वेक्टर E2। तो इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब है जो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स तो नेट फोर्स वेक्टर F इक्वल्स टू हो जाएगा QE1 माइनस QE2। अब Q को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। अब सिंस वेक्टर E1 इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन है जो उसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो यानी इस डायरेक्शन, इसके ऊपर जो ये वाला फोर्स है Q इंटू वेक्टर E1 है जो यहाँ एक्चुअल में ग्रेटर देन E2 है, तो यहाँ जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो लार्जर है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है इस माइनस क्यू चार्ज पे उससे, तो नेट है जो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इस ओर। इस केस में नेट फोर्स Q इंटू वेक्टर E1 माइनस Q इंटू वेक्टर E2 विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है Q इंटू वेक्टर E1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है माइनस Q इंटू E2, ये इस ओर है, ये इस ओर है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब E2 इज स्मॉलर देन E1 और E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इन दैट केस द रिजल्टिंग फोर्स विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन के ऊपर रिजल्टिंग फोर्स होगा क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है।
और इन जनरल टॉर्क in above case, in general case is not equals to 0। इसके ऊपर टॉर्क है जो 0 नहीं होगा। इस वाले केस में टॉर्क 0 नहीं होगा और उसके ऊपर नेट फोर्स भी लगेगा। हाँ, इसमें भी वही सिचुएशन अगर ले लें हम, तो मतलब अगर मैं पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में मेरे को टॉर्क फाइंड करना है वो अगर उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है, जैसे यहाँ है, कहीं भी है, तो जैसे ओ पॉइंट जिसका रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड करना अगर वो यहाँ ले लूँ तो उस केस में टॉर्क जरूर उसके ऊपर 0 हो सकता है। इफ़ टॉर्क इज मेजर्ड अबाउट दिस पॉइंट ओ व्हेन पॉइंट ओ इज लाइंग on the axial line, in that case the torque will be 0, otherwise torque will be non-zero। टॉर्क 0 नहीं होगा और फोर्स भी 0 नहीं होगा। और हमको ये तो पता ही है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे 0 होता है और टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट इज गिवन बाय वेक्टर टो इक्वल्स टू पी क्रॉस वेक्टर ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल वो रखने पर उसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 होता है लेकिन उस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क इज गिवन बाय वेक्टर टो इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस ई। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 और एंड इन जनरल नेट टॉर्क इज नॉट ऑल्सो इक्वल्स टू 0। केवल एक ही केस ऐसा है जिसके अंदर है जो उसके ऊपर टॉर्क 0 होता है, अगर जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको टॉर्क फाइंड करना हो वो पॉइंट अगर एक्सियल लाइन पे हो तो उस केस में उसके ऊपर टॉर्क 0 हो सकता है। अदरवाइज torque is not equals to 0 and net force also not equals to 0। Okay, that's all. Thank you.